गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट थर्ड जो अपना केमिस्ट्री का है, क्लास 12th का असाइनमेंट। तीसरा असाइनमेंट है मंथ नवंबर का। ये थर्ड असाइनमेंट है जिसमें हमको बात करना है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसके आंसर होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट आता है, फर्स्ट क्वेश्चन था नोबेल गैस है कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज वाई। यानी पहला क्वेश्चन ये था कि जो आपके उत्कृष्ट गैस या आखिरी गैसों का जो समूह है यानी ग्रुप 18, इसके जो भी परमाणु होते हैं या जो भी तत्व इसमें उपस्थित होते हैं, इनका परमाणु का आकार अन्य समूह के तत्वों से कुछ बड़ा होता है, क्यों? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का बी, सी ड्राइवर यूज ए मिक्सचर्स ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इन द प्लेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर द रिस्पिरेशन इन द डीप सी। मतलब कि जो समुद्री तैराक होते हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के जगह पे हीलियम और ऑक्सीजन गैस का उपयोग जो है आपका श्वसन के लिए, यानी जब वो गहरे समुद्र में उतरते हैं तो जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मिक्सचर की जगह पर हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यानी मिश्रण रखना अच्छा है या यूज़ करते हैं, क्यों? तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड आपका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बाद में, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपके नोबेल गैसेस हैं इनका परमाणु का आकार अन्य तत्वों या अन्य समूह के तत्वों से आकार में कुछ बड़ा होता है, क्यों? तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी इसका आंसर है। सिंपली हमने जो पढ़ा था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमने जो पढ़ा था व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड्स सो एटॉमिक साइज आर डिक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक रेडियस आर ऑल्सो डिक्रीजेज। तो हमने ये पढ़ा था कि घटेगा, कम होगा जब हम बाएं से दाएं पीरियड्स में मूव करेंगे, लेकिन यहाँ बोलता है कि लास्ट वाले पीरियड का बड़ा होगा साइज, क्यों? तो इसका मेन रीजन हम देखते हैं इसका आंसर कैसा लिखेंगे। सो नोबेल गैस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज ड्यू टू फर्स्ट इट्स डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। पहला तो कारण ये है कि ये जो है यानी 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज दियर ऑक्टेट आर कंप्लीटेड या कंप्लीट, क्योंकि इसका अष्टक जो है वो पूरा होता है। यानी अक्रिय गैसों या उत्कृष्ट गैसों का उत्कृष्ट गैस के जो अणु होते हैं वो परमाणु जो होते हैं वो अणु नहीं बनाते हैं। उसका कारण ये है कि उनका ऑक्टेट यानी अष्टक जो है वो पूर्णतः भरा हुआ होता है। फिर एंड इट्स हैव ओनली वंडर वॉल्स रेडी, ये याद रखिएगा, ये मेन रीजन है आपका वंडर वॉल्स रेडी, वेयर एज अनदर एटम्स हैव द कोवैलेंट रेडी। बाकी जितने भी हैं, चाहे हम 17 ग्रुप की बात करें, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें, यानी 15वें और 16वें समूह के तत्वों की बात करें, तो उनके परमाणुओं के बीच जो है सहसंयोजी बंध बनता है, जिसके वजह से जो बॉन्ड के बीच का रेडियस है वो आपका सहसंयोजी या आपका आयनिक यानी सहसंयोजी त्रिज्या बनती है, कोवैलेंट रेडियस। जबकि जो आपका 18 ग्रुप का एलिमेंट्स है उनके अणुओं के बीच या परमाणुओं में किस तरह की त्रिज्या होती है, उसकी वंडर वॉल्स त्रिज्या होती है, यानी वंडर वॉल्स रेडी होती है। और याद रखिएगा कि वंडर वॉल्स रेडी जो होता है वो वीकेस्ट रेडियस होता है, या वंडर वॉल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है, सबसे वीक होता है। तो चूंकि ये वीक होगा तो इसकी वजह से न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट सेल इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर चार्जेस हाई होना चाहिए यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए वो नहीं लगता, जिसकी वजह से इसका साइज कंपेयर देन 15 या 16 एलिमेंट्स या 17 एलिमेंट्स से जो है थोड़ा बड़ा होता है। यही इसका मेन रीज़न है। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन ए पर्टिकुलर 18 ग्रुप एलिमेंट्स, जब हम 18वें समूह के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, व्हेन वी मूव
up to down in these groups, so atomic size increases due to increase number of cell. ऊपर से नीचे आने पर कंटिन्यूसली नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, इसलिए इसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये आपके फर्स्ट का आंसर हो गया। देखते हैं, बोलता है सी ड्राइवर यूज ए मिक्सचर्स ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इन द प्लेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन इन डीप सी बिकॉज नाइट्रोजन इज द प्रेजेंट इन एयर डिजॉल्व्ड इन ब्लड अंडर द हाई प्रेशर। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो आपका हाई प्रेशर पर ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाती है या ब्लड के अंदर जो है वो घुल जाती है। व्हेन द सी ड्राइवर गोज इनटू द डीप सी, जब जो है सी ड्राइवर यानी जो आपका समुद्री तैराक है वो समुद्र की गहराई में जाएगा तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो सी ड्राइवर के ब्लड्स में डिजॉल्व हो जाएगी। एंड व्हेन ही कम टू द सरफेस ऑफ या कम आउट ऑफ द सरफेस, यानी जब वो सी ड्राइवर समुद्री तैराक बाहर आता है, सो नाइट्रोजन बबल आउट ऑफ द ब्लड्स, ये जो है नाइट्रोजन बबल्स ब्लड के बाहर आते हैं ड्यू टू द सडन रिलीज द प्रेशर, चूंकि ऊपर आने पर फिर प्रेशर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जब बाहर आएंगे सो कॉजिंग ए पेन, तो बॉडी में क्या होगा, आपका पेन होगा। और इस प्रकार के डिजीज़ को एक स्पेशल नाम दिया गया है वेंट्स, यानी जो है ब्लड खून बहने लगता है या खून जो है शरीर से नाक से बाहर निकलने लगता है। तो इसका मेन रीज़न यही है, इसलिए हम नाइट्रोजन के प्लेस पे हीलियम का यूज़ करते हैं, या यूँ बोलें कि जो समुद्री तैराक होते हैं वो नाइट्रोजन के प्लेस पे हीलियम का यूज़ करते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि हीलियम जो है हाई प्रेशर पर जो आपका तैराक रहेगा उसके ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगा और जैसे ही वो बाहर आएगा तो बाहर आने पर ये जो है हाईली पेन करेगा, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो नाइट्रोजन गैस फिर रिलीज होगी, जिसकी वजह से जो है ब्लड आता है, ब्लीडिंग होती है और कई बार तो ऐसे केस में जो है सी ड्राइवर्स की डेथ भी कर जाती है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द नेम, स्ट्रक्चर, फार्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ दो क्वेश्चन ऐड है। पहले में बोलता है कि हमको केवल जो आपका ऑक्सी एसिड है क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों का संरचना, नाम, उसका फॉर्मूला और ऑक्सीडेशन अवस्था ये लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐड करता है, राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी अम्ल की प्रबलता का क्रम हमको लिखना है। तो ऐसे हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे टेबल क्रिएट करते हैं, नेम ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट आपका आता है हाइपोक्लोरस HClO, हाइपोक्लोरस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का जब हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर -2 एंड हाइड्रोजन +1, तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू क्लोरीन +1, ये आपका हो गया हाइपोक्लोरस एसिड। फिर क्लोरस एसिड आता है सेकेंड HClO2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +3। थर्ड वन HClO3, क्लोरिक एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 एंड फोर्थ इज पर क्लोरिक एसिड HClO4, ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ये तो हुआ फॉर्मूला। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो फर्स्ट आता है आपका HClO, हियर क्लोरीन। तो यहाँ पास हम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं 287 या 287, तो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका देखिएगा 2, 24, 26 और ये 7। ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, तो आउटर मोस्ट सेल में 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड क्लोरीन के साथ ये क्रिएट करेगा। देन ऑक्सीजन क्रिएट सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका लीनियर बना लेता है। सेकेंड हम बात करते हैं क्लोरस HClO2। तो जब हम बात करते हैं HClO2 का, तो सेम पैटर्न पे ये देखिएगा क्लोरीन
क्रिएट डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पास जो है वो डबल सिंगलेट बॉन्ड क्रिएट करता है, मतलब ये ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है इसमें ये जो है आपका दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के ही होते हैं जो इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट करते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इधर, तो इधर क्लोरीन सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है, और ये फिर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ। तो ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये आपका COH। ऐसे केस में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास यहाँ 2 थे, फर्स्ट वाले में आपके क्लोरीन के पास 3 थे। तो जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम होते जाएंगे, यानी Lp अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बॉन्डिंग यानी Bp क्लोरीन के बीच में Bp 1 था, Lp जो है आपका वो टोटल कितने थे 1 2 3, तो ये 3 थे, यानी टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपके 4 हो जा रहे थे। सेम ऐसे ही केस में इस पे आएंगे तो यहाँ नंबर ऑफ Lp ये जो है आपके 2 हो जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका Bp ये आपका हो जाएगा 2। सेम थर्ड वाले में आइएगा तो यहाँ पास ये जो क्लोरीन का डबल बॉन्ड यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूज़ होगा, तो यहाँ पास सिंगलेट बॉन्ड क्रिएट करेगा, ये ऑल्सो यहाँ पास भी सिंगलेट बॉन्ड क्रिएट करेगा। और ऐसे केस में यहाँ Lp जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका रिमेन बचेगा ओनली 1, और आपके Bp यानी बॉन्डिंग पेयर जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 1 2 3। सेम थर्ड वाले में आते हैं हम पर क्लोरिक की जब बात करते हैं तो पर क्लोरिक में नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगेन जो है आपका इंक्रीज हो गया। तो ऐसे केस में यहाँ पास क्लोरीन पर हम देखेंगे लोन पेयर नहीं बचेगा, ये भी आपका इसके साथ सिंगलेट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ सिंगलेट बॉन्ड बनाएगा, और ये जो है इसके साथ बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे केस में Lp यहाँ पास हो जाएगा 0, Bp आपके हो जाएंगे 4। तो सेम ये आपका जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे वर्क करेगा, बट इसमें लोन पेयर आपके पास 0 हो जाएंगे। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर क्लोरिक एसिड। तो ये आपके सबके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो आपका ऐड किया था एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीय प्रबलता। तो हमेशा याद रखिएगा जैसे जैसे पर्टिकुलर किसी भी एसिड में पर्टिकुलर उसका जो सेंट्रल एटम्स रहता है या सेंट्रल मेटल जो होते हैं केंद्रीय धातु, उस केंद्रीय धातु के अगर ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर आर इंक्रीजेज इन एनी ऑक्सी एसिड्स ऑफ एनी मेटल्स, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पास देखिएगा हम जब बात करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, आपका क्लोरस का हो गया +2, +3, क्लोरिक +5 एंड पर क्लोरिक +7। तो कंटिन्यूसली नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा। तो ऐसे केस में आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन इज हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड लास्ट वन इज परक्लोरिक। सो परक्लोरिक एसिड हैव मोर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर देन अदर ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ओके, तो अब ये थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। डिस्क्राइब ओस्टवाल्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन थ्योरी एंड द केमिकल इक्वेशन एंड सेकेंड इज लेवल डायग्राम। थ्योरी एंड केमिकल इक्वेशन। सो दिस मेथड बेस्ड द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब पहला क्वेश्चन जो हमारा बोलता है कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने के पदों को निम्नलिखित पदों पर समझाइए। पहला है उसका सिद्धांत और रासायनिक समीकरण, दूसरा है उसका नामांकित चित्र। तो हम जब बात करते हैं सिद्धांत और रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन को, तो बोलता है दिस मेथड बेस्ड अपॉन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब ये होता है कि कैटालिटिक मतलब उत्प्रेरण। तो यहाँ पास ये जो है ऑक्सीकरण उत्प्रेरक पे मेन ये जो है बेस्ड अप होता है ऑफ अमोनिया बाई एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक यानी पर्यावरणीय ऑक्सीजन के साथ अमोनिया का
जब कैटालिटिक यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक यही है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराने पर ये आपका प्रिपेयर होता है। तो दिस मेथड बेस्ड अपॉन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। सो अमोनिया NH3 प्योर एंड ड्राई अमोनिया रिएक्ट विथ ड्राई ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रुइडियम। ये आपके कैटालिटिक चैम्बर, ये फर्स्ट चैम्बर का नाम है आपका कैटालिटिक चैम्बर, जिसमें ऑलरेडी प्लेटिनम्स के गैसेज यानी उसकी जाली लगी हुई है। और इसकी प्रेजेंटेशन में 500 टेम्परेचर 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर पर अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट्स फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड वाटर 4NO + 6H2O। ये आपका फर्स्ट केमिकल इक्वेशन होगा। सो इन दिस डायग्राम दिस फर्स्ट chamber is called catalytic chamber and ammonia dry and pure ammonia and oxygen is moved into catalytic chamber. So it's in the presence of platinums it's form nitric oxide, then nitric oxides move to next chamber is called condenser, प्रशीतक जिसको बोलते हैं। तो ये चूंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ये गैसियस स्टेट में होती है, तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम इसको भेजते हैं किसमें, कंडेंसर में। देन कंडेंसर टू मूव टू नेक्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन चैम्बर। सो नाइट्रिक ऑक्साइड थस द फॉर्म रीडली कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सो रिएक्शन 2NO + O2 इट्स फॉर्म 2NO2 नाइट्रोजन से ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड या जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करेगा। ऑक्सीडेशन चैम्बर में आपका ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण कक्ष में जाएगा। जब ऑक्सीकरण कक्ष में जाएगा तो ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। देन नाइट्रस ऑक्साइड NO2 मूव टू नेक्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन चैम्बर, या इसी को हम बोलते हैं अवशोषक कक्ष। अवशोषक कक्ष में ये आपका लास्ट वाला ये आपका कहलाता है अवशोषक कक्ष। इसमें यहाँ क्वांटस के स्मॉल जो है वो पीसेस होते हैं। तो ये बॉटम से आपका मूव करेगा यानी बॉटम से पास होकर के आप बॉटम टू अप या जिसको हम बोलते हैं डाउन टू अप मूव करेगा। ऊपर से जो है ये वाटर्स वेपर यहाँ पास से भेजे जाते हैं जिससे ये वाटर के साथ। सो नेक्स्ट पॉइंट नाइट्रस ऑक्साइड्स थॉस फॉर्म डिजॉल्व इन वाटर। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो आपका वाटर के साथ डिजॉल्व होगा, देन फॉर्म नाइट्रिक एसिड। सो 3NO2 + H2O इट्स फॉर्म NH3 एंड अगेन इट्स फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड है रिसाइकल्ड बाय अगेन दिस प्रोसेस। और इसी प्रक्रिया में या इसी प्रोसेस में ये जो लास्ट में नाइट्रिक एसिड बन रही है ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो है वो आपका क्या होगा उपयोग कर लिया जाएगा। तो यहाँ पास देखिएगा ये ऊपर से जलवाष्प यानी वाटर वेपर्स भेजते हैं और ये बॉटम टू अप टू बॉटम ये आपका मूव करेगा वाटर वेपर्स एंड बॉटम टू अप मूव करेगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये दोनों जब मिक्स होंगे या कंबाइन होंगे तो आपका नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है जिसको हम टैप लगा लेते हैं। इस टैप से यहाँ पास अलग अलग वेसल्स में इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है इसका कंप्लीट। ये आपका थ्योरी और केमिकल इक्वेशन और ये आपका वेल लेवल डायग्राम है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप सिस्टीन प्रिडिक्ट द चेंज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सबसे पहला सिस्टीन ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। माने हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि 16वें समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और लिखने के बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ है जो गुण है उनके आधार पर इसमें प्रिडक्शन या चेंज को समझाइए। तो इसमें सबसे पहला आपका है ऑक्सीजन सिंबल्स O, सल्फर S, सेलेनियम Se, टेलुरियम Te, पोलेनियम Po। तो एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52, 84। तो एक्चुअल में देखिए जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में
15 ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट करने का या मैजिक नंबर के थ्रू फाइंड करने का प्रोसेस बताया, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको भी कर लेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p6, सो 2p, यह 2 2 ज़ा 4, 2p4। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो 6 4 10 11 12 14, ये आपका हो गया सस्टेन। फिर आपका सेलेनियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। टेलुरियम एटॉमिक नंबर 53, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4। तो ये आपका हो जाएंगे 52। कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 10 20 30 40 50 एंड 52। फिर हम लोग बात करते हैं पोलेनियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4। तो ये आपका आता है 84। ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या देखते हैं कि जब हम सीक्वेंस में अप टू डाउन मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर ग्रुप में, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आता है आपका ns2np4। मतलब ये आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट बोलता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ओनली ऑक्सीजन have so to -2 oxidation state because oxygen is more electronegative compared than other elements of these groups, so it's only elements to gain 2 electron। ये केवल ऐसा इलेक्ट्रॉन है या एलिमेंट्स है जो 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी में आने के लिए। इसके अलावा जितने भी इस ग्रुप के मेंबर हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। उसका कारण ये है कि ये +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसका रीज़न क्या है, व्हेन sulfur, selenium and tellurium is less electronegative, so that is sharing of electron to complete our valency, so they are so +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जैसा कि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 3s2 3p4। यहाँ जब हम p की बात करते हैं तो p में आप देखिएगा 1 2 3 4, ये 4 है। s का हम देखेंगे 1 2, तो ये ऑलरेडी 3p के बाद 3d भी आता है, यानी इसके पास d सबसेल प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में p का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाता है, और जब d में चला जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा +4। जब ये ओनली 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो +2। जब ये इलेक्ट्रॉन 6 की शेयरिंग करता है या तो ये आपका +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो यही आपका हो जाएगा कि सल्फर से टेलुरियम तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी ऊपर से नीचे आने में, तो ये परिवर्ती या वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अब इसमें एक सेकेंड है हाइड्राइड्स। तो हम सिंपल बोल सकते हैं व्हेन द सिस्टीन ग्रुप एटम्स रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इट्स फॉर्म द हाइड्राइड्स। ये आपका जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, लाइक H2O वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम, हाइड्रोजन टेलुरियम, ये आपका फॉर्म करता है। और जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन ए पर्टिकुलर सिस्टीन ग्रुप, सो मूव टू हाइड्रोजन 2, मूव टू वाटर 2, hydrogen tellurium, so acidic strength is continuously increases because atomic size are increases and the bond length also increases। तो यही इसकी टेंडेंसी है। तो इसको ये 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन अपना बोलता है राइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ अमोनिया
तो फिफ्थ में आपके दो क्वेश्चन है। एक आपका बोलता है कि हमको जो है केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया लिखना है जब क्लोरीन और अमोनिया को हम रिएक्ट कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू इंटर हैलोजन कंपाउंड, किन्हीं दो अंतर हैलोजन यौगिक की संरचना को समझाइए। तो हमारा पहला जो आंसर है ये हम देखते हैं फर्स्ट। तो देखिएगा फर्स्ट वाले में दो केस होता है जब हम क्लोरीन और अमोनिया के बीच में रिएक्शन कराते हैं। तो फर्स्ट केस व्हेन द क्लोरीन इज इन एक्सेस, अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो, व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस, अगर क्लोरीन जो है अमोनिया की प्रेजेंटेशन में या अमोनिया के तुलना में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सो व्हेन द अमोनिया रिएक्ट विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इट्स फॉर्म NCl3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये एक तरह का एक्सप्लोसिव है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। सेकेंड केस बोलता है व्हेन द अमोनिया इज इन द एक्सेस, सो दैट मीन्स व्हेन द क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, सो ammonia react with chlorine, it's form ammonium chlorides and gives nitrogen gas also. तो NH3 8NH3 plus 3HCl2, it's form 6NH4Cl plus N2। तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड्स फॉर्म करेगा। क्लोराइड ये कब की केस है, ये सेकेंड नंबर के केस है व्हेन द अमोनिया इन एन एक्सेस। तो ये फर्स्ट का हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड बोलता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो थोड़ा सा इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता दूं। when the two different halogen are react with each other and the formed covalent compound, so this types of compound is called interhalogen compound। मतलब अंतर हैलोजन यौगिक हम बोलते किसको हैं, तो अंतर हैलोजन यौगिक जब दो आपके अलग अलग हैलोजन आपस में अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं या सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, तो ऐसे यौगिक को हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। अब इसके प्रकार की बात करें, यानी टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैव 4 टाइप AB, AB3, AB5, AB7। सो अब यहाँ चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है इतना डिटेल में नहीं है, हमारा क्वेश्चन केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो हम एक देखते हैं आपका ClF3 जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहाँ पर GS ग्राउंड स्टेट में हम देखते हैं 3s2 3p5। ये एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में कितना जाएगा, तो यहाँ हम देखते हैं क्लोरीन के साथ अपने पास 3 फ्लोरीन एटम्स है। फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो ऐसे केस में हमको 3 सिंगल अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पास 3 के बाद यानी थर्ड सेल में अपने पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाता है, तो ये 3p के बाद आ जाएगा आपका 3d और 3d में जंप करके जाएगा, तो यहाँ 3 सेल ये आपके हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3d 1s 3p 1d ऑर्बिटल्स, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और फिर आपके फ्लोरीन का जो आपका 2p5 का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आप करके आके यहाँ इन दोनों के साथ ये जो है आपका बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस तरह से ये है आपका कहलाता है ओवरलैपिंग स्टेट। तो ये स्टेट हो गया। अब जब हम बात आते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो आपका शेप बनता है वो बनता है बाई पिरामिडल ट्राइगोनल। तो sp3d का जो शेप होता है ये आपका बनेगा कैसा, तो sp3d का शेप आपका बनता है बाई पिरामिडल ट्राइगोनल। तो ऐसे केस में ये बाई पिरामिडल, तो 1 2 ये पिरामिडल्स है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन कनेक्ट हो रहा और एक ये आपका कनेक्ट हो रहा फ्लोरीन, तो और ये जो है 2 लोन पेयर, तो ये लोन पेयर। तो अब यहाँ पास देखते हैं, तो यहाँ पास देखिए लोन पेयर जो है वो इस पोजीशन पर आकर के ऐड होता है। ये जो तीनों की पोजीशन है ट्राइगोनल जो बन रहा है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, जबकि जो आपका ये लोन पेयर कंडीशन है इसको हम बोलते हैं यानी जो पिरामिडल वाली कंडीशन है ये दोनों की, तो ये आपका एक्सेस होता है, यानी ये आपका क्रिएट करता है 190 डिग्री क्रिएट करता है
ये आपका यहाँ से 90 और ये आपका यहाँ से 90 क्रिएट करता है, तो ये एक्सल पोजीशन है। तो ऑलवेज जो हम बात करते हैं ए बी 5 टाइप्स के, तो ये ए बी 3 टाइप्स में, तो इसमें जो है इसका शेप ये आपका बाई पिरामिडल ट्राइगोनल ना हो करके टी शेप का हो जाता है, ये टी शेप बनाता है। और टी शेप का ये आपका बना फ्लोरीन, और ये बाकी ये दोनों लोन पेयर हैं। एक और कंडीशन से अगर हम समझें तो ये एफ एंड लोन पेयर, तो ये आपका ट्राइगोनल कंडीशन बन रहा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है sp2, और ये आपके जो है dp का ऑर्बिटल शो करते हैं, तो dp। तो जब हम dp और sp2 दोनों को प्लस करते हैं तो ये आपका बन जाता है dsp3, या इसी को हम बोलते हैं sp3। एक और हम इसी में बात कर लेते हैं IF7, जिसको हम बोलते हैं आयोडीन पेंटाफ्लोराइड्स। तो यहाँ पास आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये है आपका क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का होता है आपका 36, तो यहाँ पास 36 + 10 46, 46 + 2 48, 48 + 3 53। तो ये आपका लास्ट आपका आ जाता है 5 + 2 5p 5d अपने पास 0 है, बट d अवेलेबल हो जाता है, तो ये ग्राउंड स्टेट है। अब अपने पास आयोडीन के साथ कनेक्ट हो रहा फ्लोरीन के 5 एटम्स, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा 5 अनपेयर्ड हमको ऑर्बिटल्स चाहिए, तो ये आपके 5p के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और यही ओवरलैप करेगा फ्लोरीन के ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स से। तो इसका जो शेप बनता है तो ये sp3d, तो इसका बनता चाहिए क्या ऑक्टाहेड्रल, बट ये ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका शेप जो है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है। ये देखिएगा Cl लोन पेयर, एक ये फ्लोरीन के साथ 1 2 3 4 5, तो ये आपका बना है स्क्वायर, और एक ये आपका पिरामिडल बना, तो स्क्वायर पिरामिडल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके जो है केमिस्ट्री असाइनमेंट 3 विथ आंसर सीट ये आपके प्रिपेयर हो गए, तो प्लीज़ इसको वॉच कीजिए और अच्छे से आप लोग असाइनमेंट्स को लिखिए और सबमिट कीजिए। ओके, थैंक यू। असाइनमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में बताया था कि क्यों अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है। ओके गाइज, थैंक यू।